हाँ देखिए, ये जो हमने अभी स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं, ठीक है? तो आपको ज्यादा पिक्चर क्लियर दिखेगा। इधर ध्यान दो। अगर हम दो अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ ड्रॉ करें, F वर्सेस V, F is fraction of molecules having speed V, ठीक है? तो अगर हम दो टेम्परेचर पे ड्रॉ करें ग्राफ को, एक लो टेम्परेचर और एक हाई टेम्परेचर, देखो ग्राफ इस तरीके से होगा। एफ है कोई स्पीड का कितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास इतना स्पीड है, क्योंकि हर स्पीड है ना पॉसिबल। तो मान लीजिए हमने एक स्पीड पिक किया 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? हमने एक स्पीड पिक किया 200 मीटर पर सेकेंड, तो वो किस फ्रैक्शन के पास है, किस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास ये स्पीड है? 400 मीटर पर सेकेंड, वो किस फ्रैक्शन के पास है? तो देखिए, हम दो अलग अलग टेम्परेचर पर ड्रॉ कर रहे हैं, T1 और T2, और T1 यहां लोअर है, T2 हाइयर है। देखिए कैसे आप जज कर सकते हो, ध्यान दो। हमने क्या बताया था, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो मॉलिक्यूल जिसका कम स्पीड है वो नंबर घट जाएगा, वो नंबर घट जाएगा, यानी उसका फ्रैक्शन घट जाएगा। और वो मॉलिक्यूल्स जिनका हाई स्पीड है उसका नंबर बढ़ जाएगा, वो फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। वो आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखो ये लो स्पीड है, देखो यहां मान लीजिए कोई स्पीड लेते हैं, ये लो स्पीड है, ये लो स्पीड है। तो बताओ इसका फ्रैक्शन पहले इतना था, वो फ्रैक्शन घट के कितना हो गया? कितना हो गया? हाई टेम्परेचर हो गया, इसका फ्रैक्शन घट गया लो स्पीड वाले का। और हाई स्पीड पिक करो तो ये हाई स्पीड है, इसका फ्रैक्शन पहले कितना था? पहले था इतना, तो यहां से ये इतना जंप कर गया और यहां से ये इतना जंप कर गया। दिख रहा है क्या? आप ग्राफ से जज कर सकते हो, ठीक है? ठीक है, क्लियर है? ओके। जो लो स्पीड वाला है फ्रैक्शन वो घट गया, और हाई स्पीड वाला फ्रैक्शन बढ़ गया। क्या बताए? वो बॉक्स इमेजिन करो, लो टेम्परेचर पे कम स्पीड वाले बक्से में ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, यानी उसका फ्रैक्शन ज्यादा है। तो कम स्पीड पे वो फ्रैक्शन, कम स्पीड का फ्रैक्शन पहले ज्यादा था, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएं वो फ्रैक्शन घट गया। और हाई स्पीड वाले बक्सा में, हाई स्पीड वाले बॉक्स में कम मॉलिक्यूल था, मतलब कम फ्रैक्शन था। अब उसका फ्रैक्शन देखो तो बढ़ गया, ठीक है? लेकिन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है? सेम है। यानी अगर हम इसका इंटीग्रेशन लिखें, जीरो से इंफिनिटी, इंटीग्रेशन मतलब हुआ एरिया, यानी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। या फ्रैक्शन को, अगर सारे, कोई इवेंट है, कोई इवेंट है, आप प्रोबेबिलिटी भी जानते ही होंगे, कोई इवेंट है, अगर सारे प्रोबेबिलिटी को ऐड करो 1, तो सारे फ्रैक्शन को ऐड करो तो क्या होगा? 1। दिस इज एरिया अंडर ग्राफ एट ऑल टेम्परेचर। एरिया सेम है, ठीक है? इसलिए इधर एरिया अगर नीचे आ गया तो उधर एरिया बढ़ गया, ताकि एरिया सेम आ जाए। तो ये समझ में आ रहा है? क्लियर है इतना? ठीक है। अच्छा, अब देखो, N1 मॉलिक्यूल के पास V1 स्पीड है, N2 मॉलिक्यूल के पास V2 स्पीड है, N3 मॉलिक्यूल के पास V3 स्पीड है, N4 के पास V4 है। ध्यान दो, ठीक है?
ओके, अगर हम बताओ तो जैसे बिल्कुल इसी टाइप का है, मान लो किसी कॉलोनी में कैपिटल एन नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, ठीक है, N1 पर्सन का इनकम है I1 पर मंथ, N2 का इनकम है I2, N3 का इनकम है I3। तो आपको अगर निकालना है एवरेज इनकम ऑफ पर पर्सन ऑफ कॉलोनी, तो आप क्या करोगे, सारा पैसा पहले जमा करोगे, N1 I1 N2 I2 N3 I3 और डिवाइड करोगे टोटल नंबर से। सेम चीज हम यहां से निकालेंगे एवरेज स्पीड ऑफ सैंपल। ऐसा भी सिंबल लिखते हैं, ऐसा भी लिखते हैं, ऐसा भी लिखते हैं, सब सिंबल है, ठीक है। तो उसका क्या होगा, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3, और इसको हम डिवाइड किससे करेंगे बताओ, करेंगे, ठीक है, ओके, ये हुआ एवरेज। देखो, अगर हम किसी भी सैंपल का एवरेज निकालना चाहते हैं, एवरेज स्पीड, ठीक है, तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता एग्जैक्टली कि कंटिन्यूअस डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। जैसे सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन में डिस्क्रीट पार्टिकल फिर कंटिन्यूअस में हमको इंटीग्रेट करना पड़ता था, ठीक है। तो ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता, अभी के लिए आप समझ सकते हो, वरना होता है पहले स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिए, उसका स्पीड मल्टीप्लाई किए, इंटीग्रेट किए जीरो से इंफिनिटी, और फिर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिए, होता ये है फॉर्मूला, लेकिन अभी हम समझने के लिए वो कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगर कोई सैंपल टी टेम्परेचर पे है, तो अगर उसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कैलकुलेट होके आता है, ये याद कर लेना है रिजल्ट, 8/π RT/m कैलकुलेट हो गया था, 8/π RT/m, where T is absolute temperature of sample। स्कूल एग्जाम में आए तो यही लिखना है, ये मत लिख देना, ये लिख के ये लिख सकते हो, ठीक है। और ये कैसे इंटीग्रेशन से आया, तो जब तक आप ये फंक्शन आपको नहीं पता होगा तब तक आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, एक बात। और दूसरी बात, अगर फंक्शन पता भी हो तो इस लेवल में इंटीग्रेशन नहीं है, तो इंटीग्रेशन इसका है, बताते हैं। T is absolute temperature of sample, R is universal gas constant, and M is molecular क्लियर है, ये हुआ एवरेज स्पीड, ठीक है, ठीक है, एवरेज स्पीड सैंपल का एवरेज स्पीड। अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालें तो वो जीरो होगा, वेक्टर एवरेज वेलोसिटी निकालें वो जीरो होगा, रैंडम है, मोस्ट रैंडम स्टेट है, जितना मॉलिक्यूल इधर से इधर गया उतना मॉलिक्यूल इधर से इधर जाएगा, कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा, ठीक है। एवरेज स्पीड जीरो, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड क्या होगा आएगा, ठीक है। अब सेकंड, एवरेज स्पीड से भी बहुत ज्यादा यूजफुल जो सबसे टर्म है स्पीड के टर्म में, उसको कहते हैं, वो कौन सा स्पीड है, कोई जानते हो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में जो मतलब गैस का मॉलिक्यूल, आरएमएस स्पीड, सेकेंड लिखेंगे रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये ज्यादा मीनिंगफुल है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ज्यादा है, जो कि इसके बाद पढ़ रहे हैं हम लोग, स्पीड ऑफ सैंपल,
हाँ, पहले कैलकुलेट करना सीखेंगे, होता क्या इसके बाद सीख लेंगे, क्योंकि प्रेशर कैसे आया है इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर आपको पता है, वी, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर आपको पता है, जिस कंटेनर में रखे वो वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, वी एन पता है, कैपिटल आर पता है। अब बचा प्रेशर और टेम्परेचर। तो ये प्रेशर डायरेक्ट रिलेटेड है इससे, प्रेशर ऑफ सैंपल डायरेक्ट रिलेटेड है इससे। और एक बार प्रेशर मिल गया तो टेम्परेचर भी आ गया, पीवी इक्वल टू एनआरटी। यानी माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक रिलेट करने का बहुत अच्छा ही है। तो अभी जस्ट सीखेंगे, पहले हम कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ सैंपल, सिंबल में लिखेंगे VRMS। ठीक है, ठीक है। और कैलकुलेट कैसे करेंगे? फर्स्ट प्रोसेस है स्क्वायर कीजिए, फर्स्ट प्रोसेस है स्पीड का स्क्वायर कीजिए, सेकेंड प्रोसेस है मीन निकालिए, और थर्ड प्रोसेस है रूट लीजिए, रख दीजिए। स्टेप समझिए, स्टेप समझिए, ये आपको 12th में भी काम आएगा, एसी चैप्टर में। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर, करंट वी, करंट आरएमएस होता है, वोल्टेज आरएमएस होता है। ये जो हम लोग वोल्टेज देखते हैं, ठीक है, बोलते हैं इतना वोल्टेज, एसी वोल्टेज है, एसी वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है, तो जो रीडिंग लिखा रहता है वो आरएमएस लिखा, वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू, करंट का आरएमएस वैल्यू। ठीक है ना, तो आरएमएस बहुत सिग्निफिकेंस वाला चीज है, छोटा मोटा चीज नहीं है। रूट मीन स्क्वायर, यहां तो एवरेज है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो यहां 3 मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो उसको इस ऑर्डर में लेके चलते हैं, पहले स्क्वायर, फिर मीन, तब रूट। स्क्वायर किसका? स्पीड का। तो स्पीड का एवरेज कैसे निकाले थे? N1 V1 N2 V2। ठीक है, तो स्पीड के स्क्वायर का एवरेज कैसे निकालेंगे? N1 इंटू स्पीड का स्क्वायर, N2 इंटू स्पीड का स्क्वायर। बात समझो, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तो N1 V1 स्क्वायर N2 V2 स्क्वायर। ठीक है, और मीन निकाले तो N1 प्लस N2 प्लस N3। क्लियर है? रूट मीन स्क्वायर। अब रूट, डन। सिंबॉलिक कैसे लिखेंगे? ओके, यही रहता है रूट मीन क्यूब स्पीड, तो क्या लिखते? N1 V1 क्यूब, N2 V2 क्यूब, N3 V3 क्यूब। पर उसका सिग्निफिकेंस नहीं है, मैथमेटिकली निकाल सकते हैं पर उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। अब इसका मतलब क्या होता है बताते हैं, बोले तो अभी पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? सिंबॉलिक अगर लिया, एक्चुअली मैथमेटिकल ये लिखा जाए, dn इंटू वी स्क्वायर, 0 से इंफिनिटी इंटीग्रेशन बाय n रूट ओवर। अगर पूरा सिंबॉलिकली लिया जाए तो ऐसे लिखा जाए, n की जगह dn, वी स्क्वायर, समेशन की जगह इंटीग्रेशन, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रूट। ठीक है, हायर फिजिक्स में आपको ये दिखेगा, मिलनी ये नहीं दिखेगा। ओके, ओके। इसको लिखने का तरीका देख लो, और भी पहले हम क्या किए, स्क्वायर किए, ध्यान दो ये सिंबल, ये ध्यान दो, स्क्वायर किए, फिर उसका मीन निकाले, फिर उसका, ठीक है, ओके। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, स्क्वायर निकाले उसका, मीन निकाले उसका, एक ही बात है सब। ठीक है, एक सोचना है इस सिंबल का क्या मतलब है। रूट लिए, पहले ये लिए, पहले ये लिए, नहीं नहीं, रुको रुको रुको, ये नहीं आएगा, इसमें नहीं जाएगा, इधर देख लो। हाँ, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू, जैसे इसका वैल्यू ये आपको याद रखना ही रखना है, उससे भी इंपॉर्टेंट इसका वैल्यू, किसी को याद है? 3 RT बाय
जहां RTM का मीनिंग वही है, ठीक है, ओके। ठीक है, चाहो तो गिवन सैंपल के लिए आप मान लो एक टेम्परेचर दिया है 400 केल्विन, आप कैलकुलेट कर सकते हो, मान लो 400 केल्विन दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट मान लेते हैं 16 है, 16 ग्राम पर मोल, ठीक है, ओके। आर का भी यूनिट लिख सकते हो कितना, 8 पॉइंट जूल पर मोल पर केल्विन। आप एक तरह से निकाल सकते हो वी RMS कितना होगा किसी सैंपल का, पुट करके एक्चुअल वैल्यू क्या है, ठीक है। खैर, ये दो स्पीड हुआ जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ओके। अब एक लास्ट स्पीड है, उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ध्यान दीजिए, VMP, मोस्ट प्रोबेबल। किसी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ सैंपल एट गिवन टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, ठीक है। इसका मतलब आप अभी समझ सकते हो, इसका मतलब आप तुरंत समझ सकते हो मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल का क्या मतलब हुआ, जिसके होने का सबसे अधिक प्रोबेबिलिटी। ऑल ऑफ सडन एक मॉलिक्यूल पिक किया आपने और ये स्पीड होने का उसका सबसे अधिक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। यानी इसका फ्रैक्शन सबसे अधिक है, इसका फ्रैक्शन सबसे अधिक है। तो ग्राफ में आओ, दिस इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड T1 टेम्परेचर पे, दिस इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एट, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग होगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल जिसका होने का सबसे अधिक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और ये तब निकलता है जब इस फंक्शन को आप, कोई चीज का मैक्सिमम कब होता है, जब उसका डिफरेंशिएशन 0। इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा वो, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, हाँ आपको एफ पता नहीं है, एफ पता नहीं है, आप ठीक है। हम एफ का एक फॉर्मूला लिख देते हैं, वो है नहीं सिलेबस में, एफ का एक फॉर्मूला लिख देते हैं, आप डिफरेंशिएट करके चेक करना, डिफरेंशिएशन सबको आता है, करके चेक करना आता है कि नहीं, ठीक है। एफ का क्या फॉर्मूला वो भी लिख देते हैं, बाकी निकलता है ऐसे, ये निकलता है ऐसे, ये निकलता है ऐसे, ओके। और ये वैल्यू आता है 2RT/m, 2RT/m, ठीक है। ये बात क्लियर है, ओके। ठीक है, ओके, 2RT/, ओके। देखिए, अब बताइए यहां पे सब में RT/m है, ध्यान दो, ध्यान दो, सब में RT/m है, ओके। तो हम यहां थोड़ा सा बताते हैं इसको, देखिए कुछ कुछ पॉइंट देख लीजिए, बस ये सेक्शन, फिर नेक्स्ट क्लास में भी ये कंटिन्यू होगा, ओके।
एक मिनट देखिए, कुछ कुछ पॉइंट देखिए। सारे टाइप का स्पीड जो है, ऑल सच स्पीड्स आर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब अगर आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर को, एब्सोल्यूट टेम्परेचर नॉट डिग्री सेल्सियस, एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में, मतलब अगर आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर को 4 गुना कर दिए तो ये सब स्पीड क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। एक तो ये पॉइंट समझ लीजिए, मतलब ऑक्सीजन हीलियम को अगर कंपेयर करना है सेम टेम्परेचर पे तो ऑब्वियस है ऑक्सीजन का कम होगा, हीलियम का ज्यादा। क्लियर है। दूसरा, आर टी बाय एम को आप कैसे लिख सकते हैं, आर टी बाय एम को ध्यान दो, आर को लिख सकते हैं के इंटू ए नॉट। ए नॉट क्या है, वेयर ए नॉट इज एवोगैड्रो नंबर। देखो, एन इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एन इज मास ऑफ वन मोल, या दैट इज मॉलिक्यूलर वेट। ध्यान दो, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलता है, एक मॉलिक्यूल का कितना मास है इंटू 6.023 इंटू 10^23, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो एम, कैपिटल एम को लिख सकते हैं एम इंटू ए नॉट, स्मॉल एम इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। बात क्लियर है। ठीक है, एक मिनट, कैपिटल आर को आप लिख सकते हो के इंटू ए नॉट, वेयर ए नॉट एवोगैड्रो नंबर एंड के इज बोल्ट्जमैन। के को कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, ओके, ठीक है, ऑब्वियस है। एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो यानी आर का यूनिट क्या था, जूल पर मोल पर केल्विन, इसका यूनिट होगा जूल पर केल्विन। ठीक है, जूल पर केल्विन। किसी को वैल्यू पता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का कितना होता है, 1.38 इंटू 10^-24 शायद, शायद देख लेते हैं, खुद याद नहीं रहता है। वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमको खुद याद नहीं रहता, इसका मतलब ये नहीं कि आपको याद नहीं रहता। ठीक है, हाँ, 1.38 इंटू 10^-23, नॉट 24। ठीक है, जूल पर केल्विन। ठीक है, ओके, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो आप देखो, ए नॉट कट गया तो आर टी बाय एम को आप क्या लिख सकते हो, आर टी बाय एम को किसकी जगह लिख सकते हो, आर टी बाय एम की जगह के टी बाय स्मॉल एम भी लिखा जा सकता है। क्लियर है। और लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, ये तीनों स्पीड में आप कंपेयर कीजिए, यहां है 2, यहां है 3, यहां है 8/8/पाई, सबसे ज्यादा है 3, सबसे कम है 2, 8/पाई उसके बीच में लाई करेगा, यानी सबसे कम होगा, उससे ज्यादा होगा, उससे ज्यादा होगा फॉर अ सैंपल, एक सैंपल का ये कहानी है। ये भी कई बार स्टेटमेंट आया है। ठीक है, ओके। और अगर हम ग्राफ में देखें, ध्यान दीजिए, जो फ्रैक्शन का v के साथ ग्राफ था, अगर उसमें देखें कहां क्या लाई कर रहा है, ध्यान दो, ये था एमपी, ये था वी एमपी, ध्यान दो, ये था सबसे मोस्ट प्रोबेबल क्या था, वी एमपी,
उससे कम होगा, उससे ज्यादा होगा एवरेज, और उससे ज्यादा होगा आरएमएस। एमपी मतलब हुआ जिसका फ्रैक्शन सबसे अधिक। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबल निकालने का तरीका हम बता दिए। ठीक है, आप एक एफ का फॉर्मूला लिख देते हैं, आप जाकर घर पे ट्राई करना कि डिफरेंशिएट करके आता है कि नहीं वो फ्रैक्शन। ठीक है, 4πn m/2π/kT, के बोल्टजमैन कांस्टेंट, पावर 3/2 v²। ये सब तो कांस्टेंट हो जाएगा, आपको v के टर्म में करना है, सब कांस्टेंट होगा, सिर्फ v के टर्म में। e का पावर -mv²/2kT। फ्रैक्शन में n नहीं आएगा, और dn/fdv, हाँ 2kT। ये मतलब v यहां है और यहां v का ऊपर पावर में है, e का पावर। e एक एक्सपोनेंशियल नंबर जो होता है लॉग वाला, आप इसको डिफरेंशिएट करके करना ना कोशिश, आता है कि नहीं। ये सब कांस्टेंट होगा, ये सब कांस्टेंट है, सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में केटीजी कंटिन्यू होगा, खत्म हो जाएगा केटीजी, उसके बाद हम लोग ऑसिलेशन शुरू करते। ओके।